नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने नई दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस मौके पर दोनों के बीच चुनाव से संबंधित कई विषयों पर चर्चा हुई। अठावले का मानना है कि महाराष्ट्र में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी आरपीआई की बड़ी भूमिका है, उन्हें भी सही तरीके से सही जगह दी जाए। तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख रामदास अठावले ने बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। आपको बता दें कि लगातार एनडीए के तमाम सहयोगी दलों का मुलाकात का सिलसिला जारी है। जेपी नड्डा से रामदास अठावले ने मुलाकात की है, चुनाव संबंधित मुद्दों पर चर्चा की है और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में उनकी पार्टी का भी अच्छा योगदान है, अच्छी पकड़ है, इस लिहाज से भी उन्हें सही जगह दी जाए और साथ ही सीट बंटवारे को लेकर भी चर्चा की गई है। वहीं दिल्ली बार एसोसिएशन की तरफ से खेल उत्सव का आयोजन 30 हजारी कोर्ट में किया गया, जिसमें वकीलों के बीच बैडमिंटन, टेनिस जैसे खेलों का कंपटीशन रखा गया। इस अवसर पर टीवी 27 के संवाददाता आयुषी मिश्रा ने दिल्ली बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नितिन अलाहाबादी और बार एसोसिएशन के सचिव अतुल कुमार शर्मा से खास बातचीत की। दिल्ली में बार एसोसिएशन ने 30 हजारी कोर्ट में खेल उत्सव का आयोजन किया था। इस बीच वकीलों के बीच बैडमिंटन, टेनिस और चेस जैसे खेल का आयोजन किया गया। सुनिए क्या कुछ कहा है। नमस्कार, मैं हूं आयुषी मिश्रा और आप देख रहे हैं टीवी 27। दिल्ली बार एसोसिएशन की तरफ से खेल उत्सव का आयोजन किया गया है और इस खेल उत्सव की ज़रूरत वकीलों को क्यों आन पड़ी ये जानेंगे और इस खेल उत्सव के पीछे जो दो मुख्य चेहरे हैं उनसे बातचीत करेंगे। और आपको बता दें कि अभी हम बात करेंगे दिल्ली बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं नितिन सर, उनसे। नितिन सर, देखा जाए तो खेल उत्सव का आयोजन आपने किया है, वकीलों के लिए किया है। जो वकील अदालत में, कोर्ट रूम में दलील देते नजर आए हैं, आज वो मैदान में खेलते हुए नजर आ रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या थी? देखिए, हमारा इसमें सिंपल एक ही वजह है कि हम ये चाहते हैं कि हेल्दी बॉडी जो है ना, उसी में हेल्दी माइंड होता है। और हमारा जो इतना स्ट्रेसफुल लाइफ है, आप ये देखते हैं सुबह से शाम तक वकील कितनी मेहनत करता है, आर्गूमेंट्स, प्रिपरेशंस, क्लाइंट मीटिंग्स, तो उसको अपने लिए समय नहीं मिलता। तो हमने इसी सोच के साथ, आपने देखा हमने कितना प्यारा रिक्रिएशन हॉल बनाया है, उसके अलावा आपने ये कोर्ट्स वगैरह बनाए हैं, इसी नीयत के साथ बनाए हैं कि जो वकील भाई हैं जो इतना स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं, उनके लिए कोई ना कोई यहाँ पर इस तरह का उत्सव बनाया जाए जिसमें वो आके थोड़ा सा अपने इस उत्सव को सेलिब्रेट करें और जितनी मेहनत वो करते हैं थोड़ा सा रिलैक्स हो पाएँ। और उसी नीयत के साथ ये खेल उत्सव का हमने उद्घाटन करा। मोटिवेशन कहाँ से आया सर आप? मोटिवेशन तो मैंने आपको बताया, अभी मेरी वाइफ का भी बड़ा भारी मोटिवेशन है, वो कि यहाँ खेलती है। और उसके अलावा मोटिवेशन मेरे भाइयों का है, जो आप देखते हैं कि बार में सब लोग ये कहते थे कि अब आप देखेंगे कि जुडिशियल ऑफिसर्स के, अगर आप देखेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स में, सब जगह उनके लिए एक रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ है। एक हमारी कोर्ट्स में ही नहीं था, तो हमारा ये एक विचार था मन में कि ये फैसिलिटीज़ हम वकील भाइयों को भी बहुत ज़रूरी चाहिए। उसी नीयत के साथ हमने यहाँ ये जो फैसिलिटीज़ क्रिएट करी और जब ये फैसिलिटीज़ क्रिएट हो गई तो हमने कहा इसका आगाज़ उतनी तेज़ी से और उतने ज़ोर शोर से होना चाहिए। उसी नीयत के साथ हमने खेल उत्सव का उद्घाटन करा। और आपको इस बात को जान के खुशी होगी कि इसमें पार्टिसिपेट हमारे यहाँ सब लॉयर्स ने करा, नॉन जुडिशियल मेंबर्स ने भी करा, जो स्टाफ के मेंबर्स हैं, हमारे वकील भाइयों ने भी करा। और हमारे यहाँ पार्टिसिपेंट्स थे 300 पार्टिसिपेंट्स थे। और ये पूरा लगभग 15 दिन पूरा ये माहौल और ये त्यौहार और फेस्टिवल, ये खेल उत्सव हमारे यहाँ चला है। और इसमें आज आप देखेंगे ये लास्ट डे, आज फाइनल्स हो रहे हैं और हर आदमी ने इतना एंजॉय करा है। और एंजॉयमेंट का आलम ये है कि सब लोगों ने हमसे प्रॉमिस ले लिया है कि ये आज ख़त्म नहीं होगा। आज तो जितना ये आपने जो उत्सव करा था ये आज तक के लिए, उसके बाद रेगुलर यहाँ मैचेस जो भी वकील भाई आए खेले, उसके लिए हमारे तो क्या ये फैसिलिटीज़ क्रिएट कर दी हैं, वो खेलेंगे भी। उसके अलावा हमने एज एन एग्जीक्यूटिव कमेटी में सब भाइयों की इसको रिक्वेस्ट को मानते हुए अक्टूबर में दोबारा इस फेस्टिवल को दोबारा से करने के लिए हमने एक डिसीजन लिया है। हमारे साथ अतुल सर हैं, उनसे भी बात करेंगे, जो दिल्ली बार एसोसिएशन के सचिव हैं। जानेंगे उनसे कि आखिर सर क्या वकीलों की परेशानी आम ज़िंदगी में रहती है, कोर्ट रूम से लेकर उनके घर तक का जो सफ़र रहता है पूरे दिन का, उसमें मेंटल स्ट्रेस कितनी बड़ी ऐसी चीज़ है जिस पर बात करने की ज़रूरत है, जिस पर एक्टिविटी करने की ज़रूरत है। और आप लोगों ने अगर वकीलों की लाइफ को देखें तो जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं वो जब रात को सोते हैं तो उनको ये सोचना होता है कि सुबह क्रॉस एग्जामिनेशन में मैंने क्या क्रॉस करना है, आर्गुमेंट करना है तो उसकी शुरुआत कहाँ से करनी है, उसका लास्ट कहाँ से होना चाहिए। तो स्ट्रेस का लेवल ये कि अगर सोते वक्त भी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो सोते वक्त भी आप सोचते हो कि मैंने क्या करना क्या नहीं करना। इन सर्कमस्टांसेस में स्ट्रेस होना
मैं मानता हूँ बहुत लाजमी भी है, और मैं मानता हूँ बहुत मुख्य वजह है कि कई सारे एडवोकेट बहुत सारी समस्याओं से जूझते हैं। इसकी वजह से उन अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, अपने परिवार के साथ साथ समाज को टाइम नहीं दे पाते, उनको सिर्फ लाइफ के एक हिस्से में रह जाती हैं सारी की सारी चीज़ें, और लगभग सभी वकीलों की समस्या है। तो थोड़ी देर खेलना, थोड़ी देर देखना, सिर्फ खेलना नहीं, कई बार देखना भी इम्पोर्टेंट है कि आप उसको एंजॉय करते हैं और अपने आप को स्ट्रेस फ्री लाइफ में देखते हैं। कुछ फीमेल एडवोकेट्स भी हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि जो एक्टिविटी करवाई जा रही है और एक उत्सव के तौर पे, फेस्टिवल के तौर पे आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या लगता है कितना इम्पैक्टफुल होगा? बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, क्योंकि पहले जो लेडीज़ 4 बजे अपने घर निकल जाती थी आफ्टर कोर्ट आवर्स, आज वो 6 बजे तक यहाँ पे होती हैं, और एक अलग उनको फील आ रहा है कि यस हम भी इसका पार्ट बन सकते हैं। क्योंकि पहले बहुत सारी है यहाँ पे जो क्लब है इसमें नहीं आते थे, लेकिन आज वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आज वो टीटी खेलते हैं, आज वो चेस खेलते हैं, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। और बैडमिंटन जो मैं खुद स्टार्टिंग में एक जो हेजिटेशन फील कर रही थी, आज मैं वो नहीं करती हूँ, तो यही है। थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो एडवोकेसी एक है वो सिर्फ दिमाग का काम है, और दिमाग को फ्रेश करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो उसके लिए ऐसी गेम्स हम बहुत टाइम से मिस कर रहे थे, और हमारे प्रधान श्री नितिन अलावा साहब ने, अतुल कुमार शर्मा सेक्रेटरी साहब ने बहुत अच्छा इनिशिएट लिया है। और ये मैं चाहता हूँ कि इनिशिएट वकीलों के लिए होता रहना चाहिए, इस तरह के इवेंट होते रहने चाहिए, जिससे कि हमारा एक मेंटल जो स्टेटस बिल्कुल ठीक रहे। आपने पार्टिसिपेट किया? बिल्कुल किया, बहुत अच्छा रहा। और अभी प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन है, 18 तारीख को होली का फेस्टिवल है, मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि आप उसमें भी आइए और देखिए किस तरह से बाहर सारे चीज़ों को मनाती है। विनर ऑफ कैरम टूर्नामेंट। तो ये बताएं, आप एडवोकेट भी हैं, एट द सेम टाइम आप कैरम के आप चैंपियन भी बन गए हैं, क्या लगता है कि जो एक्टिविटीज़ करवाई जा रही है एसोसिएशन की तरफ से, वो कितना हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए? इट इज़ ऑलवेज अ हेल्पफुल, चूँकि जब हम एडवोकेसी की बात करते हैं तो एक स्ट्रेस वाली लाइफ होती है, क्योंकि वी हैव टू गो थ्रू द जजमेंट्स, केस लॉज और जो प्रोविजंस ऑफ लॉ है। और चूँकि अब नया एक्ट आया है तो स्टडी, और चूँकि सारे कोर्ट्स और सारे एडवोकेट्स बर्डन है, जब नया लॉज नए कोड्स आ गए हैं तो एक स्ट्रेस है। लेकिन जब शाम के अंदर आउट ऑफ द लाइफ, जब हम अपनी पर्सनल लाइफ जीते हैं, तो एक ये लाइफ है, चूँकि हमारी बार हमारा परिवार है, तो हम परिवार में शाम में स्ट्रेस फ्री हैं। स्ट्रेस फ्री होने के लिए हमारे पास यहाँ क्लब है, जिसमें बहुत सारे इंडोर गेम भी और यहाँ आउटडोर गेम भी है। और हर साल, क्योंकि कोविड ने कुछ चीज़ें बदली थी, कोविड के दौरान कुछ ये हमारे जो उत्सव थे ये नहीं हो पाए थे, लेकिन फिलहाल अब ये। अच्छा, ये बताएं, कैरम जीत के जितनी खुशी मिल रही है, ये उतनी ही खुशी है जितना केस जीत के मिलती है? देखिए, केस में ये संतुष्टि होती है कि कहीं ना जस्टिस प्रिवेल हो। जजमेंट और जस्टिस दो अलग अलग बातें हैं, और क्योंकि हम अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ता है कि क्या मैं अपनी जो लीगल बाउंडेड ड्यूटीज़ है उसको निभा रहा हूँ। सो डिसीजन कुछ भी हो, लेकिन जब हमें लगता है कि जस्टिस प्रिवेल हुआ है, तो वी ऑलवेज गेट काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन जो हमें मिलता है वो मिलता है। और कैरम की बात है, ये तो गेम है, कोई ना कोई जीतता है, कोई ना कोई हारता है। बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि अच्छी बात ये थी कि यहाँ सारी बार दिल्ली की, ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली बार, बल्कि सुप्रीम कोर्ट बार के भी यहाँ लोग मेंबर थे, और बाकी और मेंबर भी थे, सब ने खेला। सर, आप बड़े आराम से बैठ के यहाँ से मैच का व्यू ले रहे हैं, क्या लगता है आपको, कितना मज़ा आया ये पूरा मैच देख के? मैडम, मैं बेसिकली, आप व्यू पूछ रहे हो आप बैडमिंटन का, मैं जो है अंदर चेस का चैंपियन हूँ, टीटी का चैंपियन हूँ, और मेरी एज जो है 56 है, और मैं यंगस्टर के साथ कम्पीट करके जीता हूँ। तो जो अपन लॉयर होके, ये फिटनेस होती है हमारी, अपन टेंशन में रहते हैं, बीमारी, शुगर वुगर, सबसे मतलब गेम खेलने के बाद सब रिलीव हो जाता है, शांति मिलती है। तो ये जो है हमारे तीसरी में फर्स्ट टाइम हुआ है जो फेस्टिवल के तौर पे मनाया जा रहा है। पिछले 35 साल में ऐसा कोई फंक्शन नहीं हुआ है गेम के रिलेटेड। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पीछे वो एडवोकेट्स जो कल तक आपको कोर्ट रूम में केस लड़ते हुए दिखेंगे, जज के सामने दलीलें पेश करते हुए दिखेंगे, आज वो वकील आपको मैदान में बैडमिंटन खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें, ये खेल उत्सव हर साल करवाया जाएगा दिल्ली बार एसोसिएशन की तरफ से, और कहा जा रहा है कि वकीलों के मेंटल फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे TV 27 के साथ, कैमरा पर्सन अरविंद के साथ मैं आयुषी मिश्रा, दिल्ली। वहीं इस बीच की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुआ है। आपको बता दें कि पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस बाइक सवार बदमाश को रोकने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ है। वहीं पुलिस ने तमंचा, कारतूस और
मोटरसाइकिल बरामद की है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। आपको बता दें कि पुलिस बाइक सवार बदमाश को रोकने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। उसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने एक बदमाश को घायल कर दिया और साथ ही पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस बाइक सवार बदमाश को रोकने की कोशिश कर रही थी। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हुआ है। वहीं आपको बता दें कि घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से आपके साथ साझा कर रहे हैं। वह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुमन चौधरी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुमन, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से नोएडा हो या ग्रेटर नोएडा हो, दोनों में ही चैन स्नैचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ रही है और उसी पर ग्रेटर नोएडा पुलिस बिस्लक थाना क्षेत्र में पुलिस जो है वो चेकिंग कर रही थी, क्योंकि अभी 1-2 दिन पहले ही चैन स्नैचिंग हुई थी और इसी को लेके नोएडा पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट थी। बिस्लक थाना पुलिस चेकिंग कर रही थी और चेकिंग के दौरान बाइक सवार जो है लुटेरे आते हैं और पुलिस उनको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकते और उल्टा पुलिस पर फायरिंग करते हैं और जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी है। देखिए लगातार काम कर रही है नोएडा पुलिस, क्योंकि फोन स्नैचिंग की घटना है या चैन स्नैचिंग की घटना है वो लगातार बढ़ रही है और उसी को रोकने के लिए नोएडा पुलिस सड़कों पर उतर रही है और खात्मा कर रही है उन बदमाशों का जो ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। करें तो अभी कुछ देर पहले की ये पूरी वारदात है और जो बदमाश था उसके कब्जे से कारतूस लूटी हुई वो चैन भी बरामद हुई है और चोरी की एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। तो एक बड़ी जी बिल्कुल सुमन, लेकिन ऐसे में सवाल है कि जिन बदमाशों से पुलिस टीम की मुठभेड़ हुई, क्या वह पहले से कुख्यात बदमाश थे या उनकी आपराधिक इतिहास भी पहले से दर्ज था? बिल्कुल, देखिए 8 से ज्यादा दर्जन मुकदमे उस पर दर्ज थे पहले से ही और कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है ये लुटेरा, क्योंकि एक बड़ी घटना इससे पहले भी इसने नोएडा में की थी लेकिन वो बच निकला था। लेकिन आज पुलिस पूरी तरीके से सतर्क थी, क्योंकि आधा दर्जन से ज्यादा इस पर मुकदमे दर्ज है। तो कहीं ना कहीं पुलिस चौकन्ना थी और आज पुलिस के हाथे चढ़ा है ये बदमाश और पैर में गोली लगी है। अभी हालांकि इसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और एक बड़ी सफलता बोल सकते हैं बिस्लक थाना पुलिस को। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुमन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो वहीं ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। आपको बता दें कि लगातार पुलिस बदमाशों को लेकर अलर्ट है और जब रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अगली खबर झांसी से है, जहां नकली शराब बनाने वाले गिरोह का झांसी पुलिस ने भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, साथ ही भारी मात्रा में शराब और शराब बेचने के उपकरण बरामद किए हैं। वहीं इस कारोबार के पीछे और कौन कौन है, पुलिस इसकी भी जांच कर रही है। झांसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी राजेश एस ने पूरे मामले की जानकारी दी है। एक व्यक्ति है जो स्पिरिट है, वो मध्य प्रदेश का एक जनपद से लेके आता था यहाँ पे और उसमें पानी और कुछ रंग मिला के नकली शराब बना के पूरा पैकिंग, एक बड़ा गांव में एक और व्यक्ति जिसमें गिरफ्तार किया था, उनके घर पे पूरा मशीन रखकर पूरा पैकिंग करके और ताना मोड़ क्षेत्र में एक जो सरकारी ठेका है जो उसमें एक सेल्समैन के माध्यम से ये लोग नकली शराब बेचा जा रहा था और इसमें जो नकली रैपर और ढक्कन और वो सब चीजें एक व्यक्ति जो बना कर दिया था उसको भी हम लोग गिरफ्तार किया। टोटल इसमें 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। वहीं कैदियों की मानसिक स्थिति और उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से कल्याण के आधरवाड़ी जेल में सीसीटीवी कैमरा, फोन बॉक्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ई-लाइब्रेरी की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, जिससे अब कैदी अपने परिवार वालों से आसानी से वार्तालाप कर सकेंगे। जेल में इन सुविधाओं का उद्घाटन महाराष्ट्र कारागृह के अपर पुलिस महानिरीक्षक अमिताभ गुप्ता, उप महानिरीक्षक योगेश देसाई के शुभ कर कमलों से किया गया। इस मौके पर जेल अधीक्षक राजाराम भोसले,
उपाधीक्षक मिलिंद काले उपस्थित रहे। बताया गया कि जेल के प्रत्येक बैरक में सीसीटीवी होगा। लगभग 275 कैमरे संपूर्ण जेल में लगाए गए हैं, जिसके जरिए कैदियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। फोन वॉक्स के जरिए कैदी हफ्ते में 3 बार अपने घर वालों से बात कर सकेंगे, जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से महीने में 1 दफा घर वालों से और 1 दफा वकील के साथ लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। पूरे मामले को लेकर अमिताभ गुप्ता ने कहा कि कैदियों की मानसिक स्थिति को स्थिर रखने के लिए जेल में फोन कॉल और वीडियो कॉल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। और थाने में हम लोगों ने कई सुविधाएं जो शुरू की है। एक तो सिम कार्ड बेसिस पर फ़ोन, फिर ई मुलाकात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई लाइब्रेरी, इसके अलावा सीसीटीवी और भी कई चीज़ें हम लोगों ने शुरू की हैं। इसके कारण 2 चीज़ों पर हमारा महत्व है। एक तो जो सिक्योरिटी है वो टाइटन होगा, सीसीटीवी और बाकी चीज़, और दूसरा एक बेसिक ह्यूमन राइट होता है, मेंटल स्टेबिलिटी होता है। तो जो फैसिलिटी दी जा रही है उससे मेंटल स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो लोगों में झगड़ा करने की टेंडेंसी या लड़ाई करने की या फिर वायलेंट होने की टेंडेंसी कम होगी, तो हमारा भी काम होगा। वहीं निःशुल्क कर्ज मुक्ति मांगों को लेकर आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन होना था, लेकिन अंतिम समय पर इन लोगों को परमिशन नहीं दी गई। देश भर के अलग अलग जगहों से पहुंचे लोगों ने कर्ज मुक्ति की मांग को लेकर दिल्ली के प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कर्ज मुक्ति अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष शाहनवाज चौधरी ने कई गंभीर आरोप प्रशासन पर लगाए। उन्होंने कहा कि पहले उन्हें जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अंतिम समय पर उन्हें प्रदर्शन नहीं करने दिया गया और उनके कई लोगों को दिल्ली पुलिस ने रात में हिरासत में ले लिया। शाहनवाज चौधरी ने कहा कि दिल्ली एनसीआर से ही कल से अब तक 3000 से ज्यादा हस्ताक्षर हमें मिल चुके हैं। वहीं आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट में PIL भी लगाए हैं। कि मैं प्रशासन को मीडिया के माध्यम से बात बता देना चाहता हूं, अगर वो सोचते हैं कि हमारी आवाज़ या जनता की आवाज़ को ऐसे दबा देंगे तो ऐसे दबाने वाले नहीं हैं या हम रुकने वाले नहीं हैं। अभी उन्होंने कल रात को 12 बजे के आसपास हमें बताया कि हमें परमिशन नहीं दी जाएगी, जबकि हमने 15-20 दिन पहले उनसे अपील की थी कि जंतर मंतर पर हमें शांतिपूर्ण काम करने दें। अभी आप हैरान होंगे जान करके पिछले 2-2.5 घंटे में ही लगभग 3,500 से ज़्यादा लोग सिग्नेचर करके जा चुके हैं। और अभी जब मैं जंतर मंतर से आया, आप वहाँ देखिएगा लगभग 1000 से ज़्यादा लोग सिग्नेचर कर रहे हैं। प्रशासन जगह नहीं देगा तो ऐसा नहीं है जनता भाग जाएगी, जनता जाने वाली नहीं है, देश की जनता है। क्या लगता है सरकार प्रशासन के माध्यम से आपके इस मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रही है? असल में क्या है, सरकार को ये लग रहा है कि जनता अगर जाग गई, जनता जागरूक हो गई, तो जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया है वैसे आम जनता का भी कर्जा माफ करना पड़ेगा। या फिर जनता ये कह रही है अगर जनता का कर्जा माफ नहीं कर सकते हैं तो जो उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया गया है वो पैसा वापस लिया जाए उन उद्योगपतियों से, क्योंकि वो बैंकों का पैसा नहीं है। बैंकों में किसका पैसा पड़ा है? बैंकों में जनता का पैसा पड़ा हुआ है। देखिए, मैं प्रशासन को मीडिया के माध्यम से बात बता देना चाहता हूं, अगर वो सोचते हैं कि हमारी आवाज़ या जनता की आवाज़ को ऐसे दबा देंगे तो ऐसे दबाने वाले नहीं हैं या हम रुकने वाले नहीं हैं। अभी उन्होंने कल रात को 12 बजे के आसपास हमें बताया कि हमें परमिशन नहीं दी जाएगी, जबकि हमने 15-20 दिन पहले उनसे अपील की थी कि जंतर मंतर पर हमें शांतिपूर्ण काम करने दें। अभी आप हैरान होंगे जान करके पिछले 2-2.5 घंटे में ही लगभग 3,500 से ज़्यादा लोग सिग्नेचर करके जा चुके हैं। और अभी जब मैं जंतर मंतर से आया, आप वहाँ देखिएगा लगभग 1000 से ज़्यादा लोग सिग्नेचर कर रहे हैं। प्रशासन जगह नहीं देगा तो ऐसा नहीं है जनता भाग जाएगी, जनता जाने वाली नहीं है, देश की जनता है। क्या लगता है सरकार प्रशासन के माध्यम से आपके इस मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रही है? असल में क्या है, गुजरात सरकार के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने गुजरात ATS को 10 लाख का इनाम और अधिकारी को प्रशंसा पत्र दिया। बता दें कि कल गुजरात के पोरबंदर की दरियाई सीमा से गुजरात ATS, दिल्ली NCB और कोस्ट गार्ड ने 6 पाकिस्तानियों को बोट के साथ करीब 420 करोड़ के ड्रग्स के साथ पकड़ा था। बरामद हुए ड्रग्स को पंजाब और उत्तर भारत में पहुंचाकर वहां नार्को आतंकवाद को बढ़ावा देना था। ATS और अधिकारियों का हौसला बुलंद करने के लिए गुजरात सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। આપને બધાને જે રીતે ખબર છે કે કાલે અમારે ટીમ દ્વારા કોસ્ટગાર્ડ અને NCBની ટીમ સાથે મળીને એક મોટો સીઝર દરિયામાંથી કરવામાં આવેલ હતો, જેમાં ઇન્વેસ્ટિગેશનમાં હાલ સુધી જાણવા મળે છે કે લગભગ 60.8 kg મેથામ્ફેટામાઇન છે, જેની આંતરરાષ્ટ્રીય બજારની કિંમત 425 કરોડ છે। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के कार्यालय में प्रधान सचिव की नियुक्ति हो गई है। रिटायर्ड IAS राजकुमार खुल्लर को मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव बने रहने का आदेश जारी किया गया है।
आज शाजापुर कलेक्टर रिजू बाफना ने स्वास्थ्य केंद्र अरनिया कला तिलावात का औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर ने अब तहसील अरनिया पहुंचकर राज्य रिकॉर्ड का निरीक्षण किया। उसके बाद भोले डोंगरी पर कलेक्टर ने भोजन किया, जिसके बाद अमृतमान सरोवर तालाब का निरीक्षण भी किया। ग्रामीणों ने कलेक्टर से पीने के पानी की समस्या बताई। कलेक्टर रिजू बाफना से हमारे संवाददाता अशोक मीना ने खास बातचीत की, सुनिए। नमस्कार, मेरे साथ में है आज शाजापुर कलेक्टर रिजू बाफना जी, जिन्होंने आज कई पंचायतों का निरीक्षण किया है और इसी के दौरान आज अलीसरिया पंचायत में आई हुई है भोले डोंगरी पर। तो मैं मैडम से जानना चाहूँगा कि मैडम किस प्रकार का आपने निरीक्षण किया, कहाँ का निरीक्षण किया और किस तरह की आपको व्यवस्थाएं मिली। अभी विभिन्न ग्रामीण विकास के जो कार्य है उनका निरीक्षण किया जा रहा है। साथ ही साथ जो पेयजल की व्यवस्था आगामी ग्रीष्मकालीन स्थिति में कैसी रहेगी उसका अवलोकन किया गया है और क्या क्या सुविधाएं और बेहतर की जा सकती हैं पानी की उपलब्धता को लेकर और ग्रामीण विकास के कार्य को लेकर। उसमें जैसा कि आपने तहसील का निरीक्षण करा है, तहसील का निरीक्षण करा, पंचायतों का करा, तो किसी प्रकार की अनियमितता देखने को मिली आपको? सुधार के लिए बहुत क्षेत्र होते हैं तो सुधार का कार्य भी कर रहे हैं और तहसीलदार के कोर्ट का निरीक्षण किया गया है और उप स्वास्थ्य केंद्र भी देखा गया है। तो उप स्वास्थ्य केंद्र में बेहतर व्यवस्थाएं और हो सकती हैं, तो सुधारात्मक हम कार्य की दृष्टि से देख रहे हैं। जैसे आपने जल की बात कही, नल जल की बात कही, जल मिशन देखा, आपने अमृतमान सरोवर देख रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र में पानी की काफ़ी समस्या है। अभी से जिन हाथों में कलम होना चाहिए थी वो बच्चे पानी के डब्बे लेकर निकलते सुबह से, तो उस पर आप क्या करेंगे? अगले ही साल यहाँ पर जो सरफेस वाटर स्कीम आ रही है चिल्लर डैम से, सभी जगह सभी गांव में चिल्लर डैम से नर्मदा का पानी आ रहा है जो चिल्लर डैम में छोड़ा जाएगा और वो पानी सभी गांव में उपलब्ध हो जाएगा। तो ये जो समस्या है अगले साल तक खत्म हो जाएगी। ठीक, जैसा कि आपने देखा कि मेरे साथ में कलेक्टर रिजू बाफना थी शाजापुर, और उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो पानी की समस्या है, पानी की समस्या अगले साल तक कहीं ना कहीं सॉल्व की जाएगी। और उन्होंने कई कार्यालयों का निरीक्षण करा है, जिसमें कई जगह उन्होंने निर्देश भी दिए हैं काम को सुधारने के। अशोक मीणा, TV 27, शुजालपुर। लोकसभा चुनाव पर इंदौर सीट को लेकर अब चेहरा साफ हो गया है, जहां लंबे इंतजार के बाद पार्टी ने एक बार फिर सांसद शंकर लालवानी को प्रत्याशी घोषित किया। हमारे संवाददाता अभिषेक ठाकुर सांसद प्रत्याशी शंकर लालवानी से खास बातचीत की, सुनिए। विश्वास जताया, क्या कहना चाहिए? और जनता के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री जी की और इंदौर में नया रिकॉर्ड हम बनाएंगे। किस तरह के मुद्दे होंगे? हमने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने बहुत सारे विकास किए। इंदौर उम्मीदों का शहर है, तेजी से बढ़ता हुआ शहर है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत का विकास होगा, उसके लिए सब मिलकर काम करेंगे। पार्टी का नारा है इस बार पार ही होंगे, नारा दिया वो पार ही होगा। तो ये थे नोशन आमतौर पर कहना है कि जो पार्टी का नारा है 400 पार, इस बार निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जीत 400 पार के खिलाफ हुई और रिकॉर्ड में 200 जीत हासिल। कैमरामैन प्रिंस भाटी के साथ अभिषेक ठाकुर। वहीं इंदौर में एबी रोड स्थित इंडस्ट्रीज हाउस बिल्डिंग में अचानक आग लग गई। बता दें कि बिल्डिंग में कई अलग अलग कंपनियों के ऑफिस मौजूद हैं। आग तेजी से फैल गई, जिसके बाद बिल्डिंग में मौजूद कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। बिल्डिंग में फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला गया है। गोंडा में ओवरलोड गिट्टी लदे डंपर ने बाइक सवार बुजुर्ग को रौंद डाला। तेज रफ्तार डंपर ने अनियंत्रित होकर पीछे से बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद डंपर चालक डंपर को कुछ दूरी पर खड़ा करके फरार हो गया। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को डंपर को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई है। वहीं अगली खबर उत्तर प्रदेश को लेकर है, जहां आपको बता दें कि बहराइच में दुष्कर्म का मामला निकलकर सामने आया है, जहां नानापार क्षेत्र अंतर्गत 9 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात की खबर है। जहां मासूम के साथ
55 वर्षीय व्यक्ति ने दुष्कर्म किया। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। वहीं आरोपी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। वहीं यूपी सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के कई जिलों का तूफानी दौरा कर रहे हैं। साथ ही करोड़ों की लागत की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर सौगात दे रहे हैं। 14 मार्च को सीएम योगी गोंडा जिले का दौरा करेंगे। सीएम योगी शहीद भगत सिंह इंटर कॉलेज के मैदान में कई योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। सीएम योगी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। साथ ही अधिकारियों और पार्टियों के नेताओं के साथ भी अहम बैठक करेंगे। जिले में सीएम के आगमन को लेकर तैयारियां की जा रही है। वहीं इंदौर के चर्चित कर्नावत भोजनालय और पान सदन के लगभग 28 ठिकानों पर जीएसटी विभाग ने छापेमारी की। जीएसटी विभाग भोजनालय और पान सदन के दस्तावेजों को खंगालने में लगा हुआ है। जीएसटी विभाग की तरफ से यह कार्रवाई आय के मुकाबले कम टैक्स जमा करने के मामले में की गई है। बता दें कि कर्नावत भोजनालय की तरफ से 13 रेस्टोरेंट संचालित किए जा रहे थे, जिसकी जानकारी विभाग को नहीं दी गई थी। वहीं अगली खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं मध्य प्रदेश के इंदौर से, जहां संत राधे राधे बाबा को अज्ञात नंबर के माध्यम से फोन पर धमकी मिलने का मामला सामने आया, जिसको लेकर पुलिस को पूरे मामले में शिकायत दर्ज कराई गई है। वहीं पुलिस द्वारा नंबर के आधार पर बदमाश की तलाशी पूरी हो रही है। महामंडलेश्वर मनमोहन दास को धमकी मिल चुकी है, जिसके तहत उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई, लेकिन एक बार फिर से धमकी मिलने के कारण वह सुर्खियों में बने हुए हैं। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। एक संत महाराज जी ने एक आवेदन दिया है थाना छतरीपुर थाने में, उनके द्वारा अतिकायदी आवेदन दिया, जिसमें उनके द्वारा वर्णन किया गया कि उनके पास एक अननोन नंबर से उनके मोबाइल पर कॉल आया था रात्रि में, और अननोन नंबर से कॉल था और कुछ बाहर का नंबर लग रहा था। उसके द्वारा अपना नाम भी नहीं बताया और गंदी गंदी गाली दी। इस पर से आवेदन को जाँच में थाना छतरीपुरा में ले लिया गया है। जाँच के आधार पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ये जो नंबर है प्रथम दृष्टया वर्चुअल नंबर प्रतीत होता है, क्योंकि फेक नंबर क्रिएट किया जाता है। तो फिलहाल उसमें अभी जांच की जा रही है। जांच के आधार पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पर उतरे रहवासियों ने जमकर हंगामा किया है। प्रदर्शनकारियों ने रैली निकालकर नगरपालिका के सामने नारेबाजी कर प्रदर्शन करते हुए नगरपालिका प्रशासन का पुतला फूंका। रहवासियों का कहना था कि करीब 3 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क के लिए करीब 1 साल से परेशान हैं। धूल उड़ने से लोग बीमार पड़ रहे हैं। सड़क निर्माण अधूरा होने से रहवासियों में आक्रोश है। वहीं रहवासियों ने जल्द सड़क निर्माण पूरा नहीं होने पर चक्का जाम करने की चेतावनी दी। इस पर नगरपालिका सहायक मंत्री पल्लवी पाल ने आश्वासन देते हुए कहा कि 2 महीने में सड़क निर्माण किया जाएगा। काफ़ी दिनों से मतलब 11 महीने से परेशान है। जो औरंगपुरा जो रोड था खरगोन बड़वानी हाईवे, इन्होंने बोला था हम अच्छा रोड बना के देंगे। पिछले 11 महीने से रोड का काम चल रहा है, इन्होंने बीच में आधे में बना के छोड़ दिया। हमको नई नई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रोज़ एक्सीडेंट देखना पड़ रहे हैं, रोज़ बीमारियां हो रही हैं हमको। कोई को खांसी, कोई को सर्दी, कोई को सांस लेने में परेशानी, धूल उड़ती है। प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। रोज़ वहाँ से बड़े बड़े नेता निकलते हैं पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। प्रशासन को हमने 3 बार ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया कि हम समस्या में है, पूरे औरंगपुर वाले पीड़ित हैं, पर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हमारे समस्याओं कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। आज हम बड़े साल भर 8 महीना हो गया हमको धूल मट्टी खाते खाते। एक रोड ऊपर बना दिया, एक नीचे है। उधर गाड़ी पलटी खा जाए नहीं तो इधर खा जाए, है नी। हमको पीने का पानी नहीं मिल रहा है तो छिटेंगे कहाँ से। धूल इतनी उड़ रही कि हमारा दरवाज़ा हमेशा बंद रखते हम, और जरा बहुत बाहर बैठते तो सब बच्चे उन भी बीमार, हम भी बीमार। नहीं तो आप लोग देख लो जाके। अभी हमने 5 मार्च को वर्क ऑर्डर दिया है माली कंस्ट्रक्शन एंड ब्रदर्स को, तो उसमें 2 महीने की अवधि हमने दी है। तो 2 महीने के अंदर ये जो शेष काम है वो ख़त्म हो जाएगा। और जनता को भी फोटोग्राफ्स भी मैंने दिखाए हैं, प्लस साइट पे भी काम शुरू हो गया है, तो संतुष्ट करवा दिया है कि 2 महीने में वो काम खत्म हो जाएगा। चक्का जाम की चेतावनी दी है। हाँ, अगर काम नहीं होता है तो फिर जनता को परेशानी हो रही है तो वो लोग उसके लिए कर सकते हैं, बट अभी मेरे अकॉर्डिंग 2 महीने में काम खत्म हो जाए। उमरिया जिले के करकेली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के दौरान प्रसूता की मौत हो गई। प्रसूता की मौत के दौरान डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगा, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे को देखते हुए तहसीलदार और जिला अस्पताल ने डॉक्टरों की जांच कर कार्रवाई की बात कही है।
कल एक गर्भवती महिला कल शाम को मृत अवस्था में जिला चिकित्सालय उमरिया में लाई गई थी। कैजुअल्टी में हमारे ड्यूटी डॉक्टर द्वारा परीक्षण किया गया, उसको मृत घोषित किया गया और चूँकि वह प्रेग्नेंट महिला थी, उसका मृत्यु का कारण अज्ञात था, अतः उसका पोस्टमार्टम के लिए आज रखा गया। आज पोस्टमार्टम होगा। यह महिला का उपचार करकेली पीएचसी में हुआ था। वहाँ पे क्या स्थिति बनी, क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पे लाया गया था। पोस्टमार्टम के पश्चात ही पता चल पाएगा मृत्यु का कारण क्या है और आगे की कार्रवाई सीएमओ साहब को इन्फॉर्म करके उनके द्वारा की जाएगी। संतोष बैगा है, मेरी पत्नी का नाम शीतल बैगा है, हम घुंसू के निवासी हैं। मैं अपनी पत्नी को करकेली स्वास्थ्य केंद्र में वो डिलीवरी थी तो उसको जांच कराने के लिए लाया था मैं। तो जांच कराने में डिलीवरी वार्ड में लेकर के गई मैडम, लक्ष्मी मैडम और रानी मैडम। तो इन्होंने जांच की और एक सुई लगाई। सुई लगाने के दौरान 2 मिनट के अंदर मेरे पत्नी के पेट में जो बच्चा था वो अचानक फड़फड़ाया और माँ के मुंह से जजरी आ गई और उसकी मौत हो गई और वही मतलब डेथ बॉडी को उमरिया रेफर कर दी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV27।